गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8। बेटा आज आप लोगों की फिजिक्स की 9th क्लास है। प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने चैप्टर 11 फोर्सेस एंड प्रेशर्स आपने कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आपने वर्क कंप्लीट करके चेक करा लिया होगा। बेटा अभी तक जिसने वर्क कंप्लीट करके चेक नहीं करवाया है तो प्लीज़ करवा लें, क्योंकि मैं बाद में चेक नहीं करूँगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर 12 फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, इन दिस चैप्टर वी हैव टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। देखिए फ्रिक्शंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फ्रिक्शन, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक, फिर फ्रिक्शन क्या होता है, ये सब आपको इस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पुश योर पेंसिल बॉक्स ऑन अ टेबल, डज इट स्टॉप after moving for some distance or does it keep on moving? Now push the pencil box from the opposite direction. What happen now? क्या कह रहे हैं, यहाँ पे एक टेबल देख आपको दिखाई दे रही होगी पिक्चर में। ठीक है, उसके ऊपर क्या है, पेंसिल बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर आप एक डायरेक्शन से अगर आप इसको पुश करते हैं तो क्या होगा, तो ये थोड़ा मूव करके क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप इसको अपोजिट डायरेक्शन से पुश करते हैं तब क्या आप फील करते हो या तब क्या आप नोटिस करते हो, है ना। तो क्या बोल रहा है, इन बोथ द केसेस द पेंसिल बॉक्स विल स्टॉप आफ्टर मूविंग फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस। कहना कह रहा है कि दोनों ही केसेस में क्या होगा, जो पेंसिल बॉक्स होगा वो क्या होगा, मतलब स्टॉप हो जाएगा। कैसे स्टॉप हो जाएगा कि मैं दोनों ही केसेस में मतलब थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद हमारा पेंसिल बॉक्स क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज द फोर्स अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन बाय द ऑब्जेक्ट इन कॉन्टेक्ट अपोजिट द मूवमेंट ऑफ द पेंसिल बॉक्स ऑन द टेबल, hence it stopped. Thus we can say that the force which always opposes the motion of one object over another object that is in contact with it is called friction। मतलब ड्यू टू फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन के कारण, फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, घर्षण। ठीक है, फ्रिक्शन के कारण जो हमारा टेबल पे जो हमारा बॉक्स होगा, पेंसिल बॉक्स होगा, वो स्टॉप हो जाए। क्यों ऐसा होता है, जब हम एक तरफ से पुश करेंगे, ठीक है, और जो टेबल से क्या है, टेबल से इन कॉन्टैक्ट है ना, उसका सर्फेस इन कॉन्टैक्ट है, तो उससे क्या होगा, वो उसका जो एक फोर्स लगेगा जो उसको अपोज करेगा, भाई टेबल को अपोज करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिंग के कारण ये जो होगा हमारा बॉक्स होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा रुक जाएगा थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करने में। इसी को हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन अकर्स बिटवीन द टू सरफेस विच आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। फ्रिक्शन जो होता है वो कहाँ पे आता है, वहाँ पे जब भी दो सरफेस हमारे इन कॉन्टैक्ट आते हैं तो उनके बीच में हमारा फ्रिक्शन पक्का लगता है। ठीक है, आप जानते हो कोई भी दो चीज़ जब हम लोग उससे रबिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसमें फ्रिक्शन, घर्षण आता है। ठीक है, hence friction can be defined as a force that opposes the direction of motion. In other words, for friction to occur some external force must be applied on the object। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि फ्रिक्शन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज अ फोर्स जो क्या करता है, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन को अपोज करता है। मतलब इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट फ्रिक्शन टू अकर सम एक्सटर्नल फोर्स। फ्रिक्शन क्या होता है, हमारा एक्सटर्नल फोर्स होता है। ठीक है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगता है जो उसके डायरेक्शन के, मतलब मूवमेंट ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए टू अंडरस्टैंड द अपोजिंग फोर्स बेटर वी कैन से दैट इफ द फोर्स इज अप्लाइड फ्रॉम द लेफ्ट साइड फ्रिक्शन विल बी एक्ट ऑन द राइट साइड। कहने का मतलब अगर आप फोर्स का अगर आपको फ्रिक्शन को समझना है, अपोजिंग फोर्स को समझना है, तो इसका मतलब ये है जैसे कि अगर लेफ्ट साइड अगर फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो तो राइट साइड से आपका फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, इफ द फोर्स अप्लाइड फ्रॉम द राइट साइड फ्रिक्शन विल बी एक्ट ऑन द लेफ्ट साइड। मतलब अगर आप राइट साइड से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो लेफ्ट साइड से फ्रिक्शन लग रहा है, अगर लेफ्ट साइड से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो राइट साइड से फ्रिक्शन लग रहा है, मतलब अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, वी कैन ऑल्सो से दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द अप्लाइड फोर्स। हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं जो फ्रिक्शन होता है वो हमारा अप्लाइड फोर्स के अपोजिंग नेचर में होता है, ऑलवेज, हरदम। ठीक है, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ अ मूविंग कार। हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं किसका, मूविंग कार का। अ कार मूव्स ऑन अ रोड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। जो रोड पे जो हमारी कार मूव करती है वो किसके कारण मूव करती है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन के कारण। अ कार tends to stop on a road because friction tends to stop a moving object and also moves a stationary object। मतलब फ्रिक्शन के ही कारण हमारी कोई कार जो है वो रुक पाती है। ठीक है, और फ्रिक्शन के ही कारण हमारी कोई भी स्टेशनरी चीज क्या होती है, मूव कर पाती है। ठीक है, इन बोथ एग्जाम्पल इट कैन बी सीन दैट द ऑब्जेक्ट वर इन कॉन्टैक्ट with each
अदर, मतलब दोनों ही ऑब्जेक्ट इन कॉन्टेक्ट में कैसे होते हैं, एक दूसरे के डिपेंडेंट होते हैं, ईच अदर होते हैं. सो द फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन ओनली एक्ट्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट इन कॉन्टेक्ट, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तभी लगेगा जब हमारे दोनों ही ऑब्जेक्ट कैसे हो, कॉन्टेक्ट में हो. किस में हो, कॉन्टेक्ट में हो. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. Thus, we can define friction as the force that tends to slow down a moving object, prevents stationary object from moving a stop of a object. ठीक है, मतलब हम लोग फ्रिक्शन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स एज अ फोर्स दैट टेंड्स टू स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर दे, स्लो कर दे और प्रिवेंट करे किसे, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग और स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. ठीक है, किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्या करे, प्रिवेंट करे किसी मूविंग या स्टॉप ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट को. ओके, चलिए अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है. फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस ओनली व्हेन वन बॉडी इज मेड टू मूव अपॉन अनदर बॉडी. कहना मतलब फ्रिक्शन जो तभी प्रोड्यूस होता है जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे मूव करे. ठीक है, इट ऑलवेज ट्राइज टू प्रिवेंट मूवमेंट एंड ट्राइज टू स्टॉप द बॉडी. मतलब इट ऑलवेज ट्राई, मतलब ये हरदम क्या करता है, ट्राइज करता है मूवमेंट, प्रिवेंट मूवमेंट एंड ट्राइज टू स्टॉप द बॉडी. मतलब फ्रिक्शन की ऑलवेज, फ्रिक्शन जो है हमारा ऑलवेज क्या करता है, मूवमेंट और ट्राई टू स्टॉप बॉडी को स्टॉप करने के लिए ऑलवेज ट्राइज करता है. ठीक है, इट वियर्स ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट ऑफ बोथ द बॉडीज, दोनों ही बॉडी में के कॉन्टैक्ट में ये बियर करता है. ठीक है, इट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब ये हरदम हमारा डायरेक्शन, मतलब जहां आपका मोशन का डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट में समझ लो फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन. अच्छा, अभी आप फ्रिक्शन के बारे में समझ गए, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रिक्शन समझ गए. अब देखो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं. फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस ऑन विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स. ठीक है, जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है कि भाई सरफेस का नेचर कैसा है. ठीक है, नेचर मतलब कैसा है, रफ है या फिर स्मूथ है. ठीक है, नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है. इफ द सरफेस इज स्मूथ द ऑब्जेक्ट विल स्लाइड विथ लेस फ्रिक्शन, मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट कैसा है, स्मूथ है, मतलब बहुत ही मतलब रफ नहीं है, बहुत ही कैसा है, प्लेन टाइप का, स्मूथ है, मतलब ठीक है, तो द ऑब्जेक्ट विल स्लाइड, मतलब जब कोई चीज़ चिकनी होगी, ठीक है, या प्लेन होगी, तो उसमें जो ऑब्जेक्ट होगा वो स्लाइड करेगा, तो उसमें ऐसे में क्या होगा, फ्रिक्शन बहुत ही लेस लगेगा. ठीक है, आप स्टॉप करना बहुत मुश्किल है कि कोई भी ढलान वाली चीज़ है उसको अगर आप करोगे तो वो क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे डायग्राम में क्या दिया हुआ है, डायग्राम में देखो आप बेटा, यहाँ पे कोई चीज़ है, अब उसको रोल कर रहे हैं, ठीक है, फेंक रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्रिक्शन इज लेस ऑन द स्मूथ सरफेस, वो आराम से क्या होगा, लुढ़कते हुए नीचे आ जाएगी, तो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लगेगा. ठीक है, आगे तो क्या कह रहा है, इफ यू ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट केयरफुली यू विल फाइंड रफ एडिट एंड ग्रूव्स ऑन देम. इवन स्मूथ सरफेस हैज अ मिनट irregularities which get interlocked into one another. On rough surface there are a large number of irregularities, so the force of friction is greater on rough surface than on a smooth surface. अब ये कह रहा है यही, अगर आप कोई प्लेन चीज़ से कोई रफ चीज़ पे अगर आप क्या करते हो, उसको मूव करवाते हो, तो रफ चीज़ पे हमारा जो फ्रिक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि इरेगुलरिटीज होती है ना वहाँ पे. इसलिए कहने का मतलब कि हमारा सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्शन का अफेक्ट करता है वो फैक्टर है हमारा क्या, नेचर ऑफ सरफेस का. ठीक है, अगर सरफेस हमारा स्मूथ है तो भाई फ्रिक्शन बहुत लेस होगा, और अगर हमारा क्या सरफेस हमारा कैसा रफ है तो हमारा फ्रिक्शन कैसा होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा. ठीक है, मतलब लार्जर होगा. ठीक है, सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर ऑन रफ सरफेस देन ऑन अ स्मूथ सरफेस, मतलब रफ सरफेस पे फ्रिक्शन हमारा कैसा होता है, लार्जर होता है, ग्रेटर होता है. ओके, सेकंड पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज ऑफ द टू सरफेस. ठीक है, जब फ्रिक्शन तभी कॉज होता है जब हमारे दो सब्जेक्ट के क्या होते हैं, इरेगुलरिटीज इंटरलॉक होते हैं. क्या होते हैं, इंटरलॉक होते हैं. ठीक है, व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज प्लेस ओवर अनदर ऑब्जेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लेस होता है. ठीक है, इफ द टू सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट आर प्रेस टुगेदर हार्डर बाय अ ग्रेटर फोर्स देन द फ्रिक्शन विल इंक्रीज. मतलब जब कोई भी दोनों ऑब्जेक्ट को आप क्या करो, पुश करो. ठीक है, मतलब आप दोनों ही ऑब्जेक्ट पे क्या करो कि मतलब प्रेस करो, जिससे कि हमारा जो उनके बीच में क्या फोर्स कैसा है, ग्रेटर है, तो फ्रिक्शन ऐसे में क्या होगा, इंक्रीज होता है. ठीक है, क्या होता है, इंक्रीज होता है. द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस डिपेंड्स ऑन द फोर्स विद विच द टू सरफेस आर प्रेस टुगेदर. मतलब फ्रिक्शन जो होता है वो दो सरफेस के फोर्स को डिफाइन करता है कि कितने प्रेशर से वो एक दूसरे पे एक्सर्ट करते हैं. ठीक है, इन जनरल ग्रेटर द
द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच मूव्स ओवर अनदर सरफेस, ठीक है। जैसे जैसे आपका वेट जैसा होगा ग्रेटर होगा तो वही मूवमेंट पे मतलब उसके मूवमेंट पे आप क्या करेगा, दूसरे सरफेस पे फर्क डालेगा। ओके, ग्रेटर विल बी द फ्रिक्शन बिटवीन द, उनका भी हमारा जो फ्रिक्शन होगा वो हमारा ग्रेटर होगा। ओके, अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो बेटा आपको पिक्चर दिखाई दी हुई है, तो इसमें बता रहे हैं कि जिसमें हमारा प्लेन है फ्रिक्शन कैसा स्मूथ है, तो फ्रिक्शन हमारा लेस हो रहा है, मतलब कोई भी चीज़ रोल करना आराम से जा रहा है। और यहाँ पे देखो रफ सरफेस है तो वो हमारा रुक जा रहा है, ठीक है। मतलब रफ में हमारा जो फ्रिक्शन है वो कैसा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, मतलब अगर आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को मेजर करना है तो किसकी हेल्प से करोगे आप, स्प्रिंग बैलेंस एक मेजरमेंट इक्विपमेंट है, ठीक है, उससे आप कर सकते हो, ठीक है। द स्प्रिंग बैलेंस कंसिस्ट ऑफ coiled spring that stretches when a force is applied on it, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक कॉइल होती है, स्प्रिंग होती है, ठीक है, जो कि स्ट्रेच होती है जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हो। द रीडिंग पॉइंटर ऑन द ग्रेजुएटेड स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, वो स्केल देती है जब जैसे जैसे हमारा पॉइंटर उस पर रीडिंग बताता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। फ्रिक्शन हमारा डिपेंड्स करता है कि भाई जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किस पोजीशन पे, रेस्ट पे है या फिर मोशन पे। रेस्ट मतलब स्टेशनरी है, मोशन मतलब मूवमेंट में, ठीक है। विच इज ईजियर टू मूव अ बॉक्स एट रेस्ट और टू मूव अ बॉक्स विच इज ऑलरेडी इन मोशन। अब यहाँ पे कह रहा है कि विच इज़ ईजियर, मतलब किस में हमारा इजी होगा, कि कोई बॉक्स अगर कैसा रेस्ट में है या फिर कोई बॉक्स हमारा कैसा है, मोशन में, ऑलरेडी मोशन में। तो इट इज़ ईजियर टू मूव अ बॉक्स विच इज़ ऑलरेडी इन मोशन। भाई कोई भी चीज़ पहले से मूवमेंट में तो उसको मूव कराना आसान होगा, कि कोई चीज़ स्टेशनरी रखी उसको मूव कराना आसान होगा। तो जाहिर सी बात है कि जो चीज़ मूवमेंट में पहले से है तो उसी को हमें क्या करना, मूव कराना आसान होगा। दिस मीन्स फ्रिक्शन इज लेस when an object moves and is more when the object is rest। यहाँ पे एक बात और बोलती, यहाँ पे बोल दिया कि भाई फ्रिक्शन हमारा ज़्यादा होगा जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट कैसा होगा, रेस्ट में होगा, ठीक है। और फ्रिक्शन वहाँ पे हमारा कम लगेगा जहाँ पे पहले से ऑब्जेक्ट हमारा किस में होगा, मोशन में होगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शन पे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में क्या कह रहा है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होते हैं, सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू एक्शन व्हेन वन बॉडी टेंड्स टू मूव और स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट बट द एक्चुअल मोशन हैज नॉट स्टार्टेड इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। कहने का मतलब जो अपोजिंग फोर्स है, ठीक है, अपोजिंग फोर्स है, कम इनटू एक्शन व्हेन वन बॉडी टेंड टू मूव और स्लाइड ओवर द सरफेस। ऐसा है कि भाई एक बॉडी हमारी स्लाइड कर रही है, ठीक है, और एक बॉडी क्या कर रही है, उसको उसके मोशन को अपोज कर रही है। तो जो एक्चुअल मोशन है वो स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ऐसे में क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। ये क्या करता है, ये मोशन को प्रिवेंट करता है, ये मोशन को प्रिवेंट करता है किससे, डज नॉट अलाउ टू बॉडीज टू स्लाइड अपॉन ईच अदर, मतलब दोनों बॉडी एक दूसरे पर स्लाइड ना करें, इसलिए ये मोशन को प्रिवेंट करता है। ये क्या होता है, ये होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, सेकंड क्या हमारा लिफ्टिंग फ्रिक्शन। लिफ्टिंग फ्रिक्शन क्या होता है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट डेवलप्स ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट जस्ट टेंड्स टू मूव और स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो कि डेवलप कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी स्लाइड या मूविंग ऑब्जेक्ट पे, सरफेस पे या उसके अनदर ऑब्जेक्ट पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। इफ द अप्लाइड फोर्स इज इंक्रीज द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आल्सो इंक्रीज, ठीक है। जैसे हमारा अप्लाइड फोर्स इंक्रीज होगा वैसे हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। व्हेन द फोर्स अप्लाइड क्रॉसेस a certain is no movement it is called limiting friction। मतलब मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि क्रॉसेस अ सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू द बॉडी स्टार्ट मूविंग। जब वो उसके मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाएगा, इंक्रीज होते होते, तो उसकी वो स्टार्ट मूविंग करने लगेगा, ठीक है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अप टू विच देयर इज नो मूवमेंट इट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। जब मैक्सिमम वैल्यू होगी स्टैटिक फ्रिक्शन की तब हमारा मूवमेंट कोई भी नहीं होगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, एक होता है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन। ओके,
तो ये हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो बेटा यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिएगा, अगर कुछ डाउट है तो आप मुझसे डाउट क्लास में पूछ लेना। ओके, चलिए, थैंक यू क्लास।